हेलो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जुनूनियत इश्क की भाग 13। अगर आपने इसके पिछले भाग नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर उन्हें देख सकते हैं। पिछले भाग में आप सभी ने देखा कि दिया आरिफ से नाराज हो जाती है। सब लोग घाट पर होते हैं तो कैसे शमिता मौके का फायदा उठाकर एक बैग खिड़की पर छोड़ जाती है। तो क्या था उस बैग में, जानेंगे इस भाग में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। खोई हुई शी परेशान दिया गेस्ट हाउस की तरफ बढ़े जा रही थी। पर्स से चाबी निकालकर लॉक खोलने को हुई तो पीछे से एक नौकर दौड़ता हुआ आया। दिया दीदी, अम्मा जी बुला रही हैं आपको। दिया ने चाबी वापस पर्स में डाल ली और कदम हवेली की तरफ बढ़ा दिए। बाहर पूतन बैठा था, सूरज के साथ कुछ बात कर रहा था। दिया ने देखा कितने प्यार से वो सूरज के साथ बैठा था, हंस रहा था। दिया का मन हुआ अपने बाप के सीने में जाकर छुप जाए, अपनी बेटी होने का हक मांगे, प्यार और ममता की छांव में खुद को छुपा ले। पर पूतन ने तो जैसे उसे देखा ही नहीं था। वो सीधे अंदर अपनी मम्मी के कमरे में पहुंची तो देखा वो बेड पर बेशकीमती जड़ाऊ गहने लिए बैठी थी और दो हिस्से कर रही थी उसके। मम्मी, ये सब क्या कर रही हो? दिया की आवाज सुनकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया और उठकर आकर दरवाजा बंद कर दिया और दिया को सीने से लगा लिया। आओ बिटिया, ये गहने हैं तुम दोनों बहनों के लिए, तुम अपने आज निकाल लो मेरा बच्चा। हाथ पकड़कर उन्होंने उसको शीशे के सामने बिठा दिया और पहना पहना कर गहने देखने लगी। ये वाला आज रात को पहनना तुम। वैसे तो मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी कि कुछ ना भी करे तो उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। दिया ने अपने गले में लगे उस हार को हाथ लगाया और अपनी मम्मी की कमर में बाहें डालकर चिपट गई। सिसकने की आवाजें सुनकर दिया की मम्मी घबरा उठी। अरे अरे, क्या हो गया मेरी बिटिया को? काहे परेशान हो और रो काहे रही हो? हमको बताओ क्या हुआ। मम्मी, पापा हमको प्यार नहीं ना करते हैं। आज तक हमको याद नहीं कि उन्होंने हमको प्यार से गले लगाया हो, सिर पर हाथ फेरा हो, कभी हमारे साथ समय बिताया हो। इतनी ही नफरत है तो पैदा करते ही गला काहे नहीं दबा दिया हमारा। दिया सिसक उठी। नहीं बिटिया, इस बात पर आंसू मत बहाओ, ये उनकी बदकिस्मती है, तुम काहे इसका दुख मना रही हो। वैसे ये ऐसे नहीं थे, पर ऐसा कुछ हुआ जिसने इनकी सोच को लड़कियों के प्रति इतना छोटा कर दिया। और वैसे भी देखा जाए तो उनका अपना ही सोच है जो उनके हिसाब से सही है, बाकी सब गलत है। जो उसके खिलाफ जाकर अपना रास्ता बनाता है उसने जान ही गंवाई है। अब ये राजनीति आ चुकी है, इसमें घुसकर तो ये आदमी दानव बन जाएगा, हम जानते हैं। पर क्या कर सकते हैं? क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से पापा ऐसा बर्ताव करते हैं? कुछ तो बताओ आप। कहाँ बताएं तुमको? इस आदमी के जुल्मों की दास्तान सुनाना शुरू करेंगे तो सालों गुजर जाएंगे। हम तो खुश हैं कि तुम अपने घर की हो गई हो। आरिफ जैसा पढ़ा लिखा समझदार लड़का जो हर पल तुम्हें हर मुसीबत से बचाता है, तुम्हारे साथ है। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो वक्त का इंतजार करो, समय बहुत बलवान होता है बेटा। घमंड अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, तो ये तो साधारण इंसान है। एक दिन इनको एहसास होगा अपनी गलतियों का और उस दिन तुम दोनों को बेटियों का प्यार और सम्मान सब मिलेगा। मम्मी, देखते हैं। फिलहाल तो अपने दामाद का ज्यादा साइड मत लो, वो भी पापा से कुछ कम नहीं है। शादी कर तो ली पर अपना एहसान जताना नहीं ना भूलते वो। बात बात पर मुझे सुना देते हैं। मुझे तो लग रहा है उनके प्यार को भी हमको तरसना ना पड़े। दिया ने गहनों के डब्बे को वापस रख दिया। सवाल ही नहीं उठता। हमने दुनिया देखी है, वो लड़का हीरा है, हीरा। उसकी आंखों में सच्चाई देखी है हमने, वो कोई गलत काम ही नहीं कर सकता। और रही बात प्यार की, तो थोड़ा वक्त दो उसको, समझने दो उसको भी और तुम भी समझो। देखना, इस शादी से सबसे ज्यादा खुश कोई होगा तो वो तुम ही होगी, ये एक माँ का विश्वास है। अब चलो, 6 बजने को हैं, यहीं तैयार होगी या अपने गेस्ट हाउस जाओगी? हम गेस्ट हाउस ही जाएंगे मम्मी, अभी पहनने वाले गहने ले जाते हैं, बाकी अब अपने पास ही रखो। हम कहाँ रखेंगे, वहाँ जो चाहिए होगा मांग लेंगे आपसे। बहुत बढ़िया मेरी बच्ची, जाओ तुम और रात के लिए तैयार होना शुरू करो। दिया आ रही थी अपने गेस्ट हाउस की तरफ, जल्दबाजी में अपना फोन नहीं रखा, छोड़ आई थी, जो कि ऑफ भी हो चुका था। आरिफ लगातार फोन किए जा रहा था पर फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। दिया ने गेस्ट हाउस का दरवाजा खोला और वापस कुंडी लगा ली थी अंदर से। वो हर खतरे से बेखबर होकर बेड पर लेट गई। सिर भारी हो रहा था इसलिए नहाने का सोचा और साड़ी को बाहर निकाला और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। ये बात बिना जाने कि एक जहरीला सा खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है। नहा कर कुछ आराम मिला था उसको।
साड़ी पहनकर वो बाहर आई, बालों को पोंछकर पानी को आजाद करने लगी। तैयार होना शुरू किया। मम्मी के दिए जेवर पहनकर बिंदी लगाई और मांग भरने को जैसे ही सिंदूर माथे तक लेकर गई, शीशे में किसी चीज को देखकर सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूट गई और जमीन पर बिखर गई। पसीने की बूंदें माथे पर चमचमा गई थी। जबान को जैसे लकवा मार गया हो। हल्के से मोड़ कर दिया ने उस चीज को सामने से देखा, जैसे आईना उससे झूठ बोल रहा हो। सांसें उलझ उलझ कर आ रही थी। सामने लगभग 4 फीट की दूरी पर एक मोटा सा काला लंबा सांप कुंडली मार कर बैठा था। उसकी लपलपाती जीभ और फुंकार से दिया बार बार सिहर उठ रही थी। किसी तरह थूक गटका और खुद को थोड़ा हिलाया तो वो सांप भी उस दिशा में देखने लगा। दिया उसी तरह जमी रही। आरिद का मन अब कहीं नहीं लग रहा था। आरिद के दिल को मानो कुछ हो रहा हो, कुछ गलत होने का एहसास। वो फटाफट कार स्टार्ट करके निकलने लगा। कार चलाते हुए भी वो लगातार दिया को फोन मिला रहा था। क्या यार, इतनी भी क्या नाराजगी? फोन स्विच ऑफ करके रख दिया है। अब मेरे गुस्से का लेवल ना बढ़े तो क्या होना चाहिए फिर? पुलिस गर्ल, सीरियसली सिली। जैसे ही फोन बंद किया तुरंत ही कॉल आने लगी। लगता है कॉल बैक कर रही है, पर उस पर देखा तो शील का नंबर फ्लैश हो रहा था। अरे ये तो शील का कॉल है। हेलो, हाँ शील, क्या न्यूज है? वो आरिफ, मैं यहाँ शमीदा के घर के बाहर आया हूँ और ये शॉकिंग है कि वो कहीं जा रही है। अभी ऑटो लेकर कहीं जाने के लिए निकली है, पूरा ब्रीफ केस लेकर। अब मैं इसके पीछे जा रहा हूँ देखने की ये जा कहाँ रही है। ओह, बहुत बढ़िया किया शील तुमने कि तुम उसके घर पहुंच गए। इसका मतलब ये आज के फंक्शन में नहीं आ रही है। पर इतनी आसानी से तो ये चुप नहीं बैठेगी कि आज के लिए इसका कुछ प्लान ना हो। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब तो है, और अभी और कुछ बहुत अजीब है जो होने जा रहा है। शील शॉक्ड हो चुका था। क्या? बोलो शील। वेट आरिफ, मैं फोन रख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये कहकर लाइन बंद हो चुकी थी। आरिफ भी आकर हवेली आ चुका था। गाड़ी को पार्क करके जैसे ही अंदर बढ़ा, वॉचमैन ने आवाज लगाई, आरिफ भैया, वो आपको एक बात बतानी थी। आप दिया दीदी को बता देना। हाँ बोलिए। वो उनकी सहेली का नाम है उसका। हाँ, वो शमीता आई थी। क्या? मगर कब? आप लोगों के पीछे। हमने बोला कि घर पे कोई नहीं है और सब लोगों को देर लग सकता है, तो वो बोली हम वेट करेंगे। फिर अंदर ही चली गई थी और थोड़ी देर बाद वापस भी आ गई थी, ये कहकर कि उनकी बात हो गई है आप लोगों से। पर जब वो आई थी तो उनके पास एक बैग था, पर जब गई तो नहीं था। तो अभी हम वही देखने लॉन में गए थे, तो वहां भी वो बैग कहीं नहीं था। तो आप दिया दीदी से पूछ लीजिएगा कि उनको मिल गया वो बैग कि नहीं। तो मतलब ये बात आप पहली बार मुझे ही बता रहे हैं और किसी को ये बात नहीं पता है? पता तो होगी, जब शमीता दीदी ने कॉल की थी तो सबको क्या बताता मैं? वो तो आप दिख गई तो मैंने बोल दिया, उस बैग की वजह से। क्या हो गया भैया जी, कोनो गलती हो गई का हमसे? वो छोड़ो, मैं अंदर जाता हूँ, आप अपना काम करो। आरिफ अंदर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। दिल दिमाग उधेड़ बुन में लगा था। बैग, शमीता, वो क्यों आई यहाँ? और अब वो कहीं जा रही है तो क्या करने जा रही है? बैग बैग, अचानक ही उसको सब समझ आने लगा। ओ शिट, नो नो, इसका मतलब ये वही बैग तो नहीं जो कल लाई थी वो सपेरों की बस्ती से? तो उसमें कहीं सांप? आरिफ ने तेजी से दौड़ लगा दी थी। सबसे पहले वो हवेली पहुंचा। आंटी आंटी, दिया है क्या? वो सीधे अंदर उनके कमरे में ही घुसा तो वो भी घबरा उठी। नहीं बेटा, अभी तक तो यही थी, अभी अभी तो गई है तैयार होने। और हाँ, ये उसका फोन यहीं छूट गया है, इसको भी ले जाओ। अभी फोन रखने की आदत नहीं है ना उसको, तो लापरवाही कर जाती है। माफ करना उसको बेटा। आरिफ की टेंशन बढ़ती जा रही थी। वो फोन लेकर सीधे गेस्ट हाउस के नजदीक पहुंचा तो चीखने की आवाज से उसका दिल दहल गया था। चीखने की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी और जिस वजह से पूतन, सूरज, रोशनी और दिया की मम्मी के साथ कई नौकर भी इकट्ठे हो गए थे। अरे क्या हो गया मेरी बच्ची को? दिया की मम्मी चिल्लाने लगी थी। अरे क्या हो गया ये दिया, क्यों चीख रही है? पूतन ने भी हैरत से आरिफ से पूछा। दिया? दिया, ओ माय गॉड। दिया, आरिफ ने दरवाजे पर हाथ लगाया तो वो बंद था। तो वो खिड़की के पास गया। अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरिफ की आंखें डर और दहशत से फैल चुकी थी। खिड़की में झांकने पर आरिफ को मौत का वो काला साया दिया के ऊपर मंडराता साफ नजर आ रहा था।
जरा सी चूक और दिया की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। आरिफ को खिड़की पर इस तरह चुप देखकर दिया की मम्मी और रोशनी भागती हुई खिड़की पर आई और सांप के उस भयानक मंजर को देखकर दिया की मम्मी होश खो चुकी थी। वो चीख कर बेहोश हो गई और रोशनी इसके पहले बहुत तेज चिल्लाती। आरिफ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चीखो मत, आवाज सुनकर दिया और डर जाएगी। तुम आंटी को संभालो, मैं कुछ करता हूँ। पीछे से पूतन और सूरज भी आ चुके थे। सांप को देखकर पूतन भी घबरा गया और सूरज ने आव देखा न ताव माली को ताबड़तोड़ लातों और घूंसों से मारना शुरू करके अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कामचोर, नमक हराम साला, मुफ्त का पैसा लेता है। ये झाड़ पेड़ ये सब का काम तू ही देखता है ना? तो बता, तेरे होते सांप कैसे घुस आया अंदर? वो तो अच्छा हुआ हवेली के अंदर नहीं घुसा, वरना कितना अनर्थ हो जाता। बोल साले हरामजादे। वो माली दर्द से तड़प रहा था, बिलबिला रहा था, पर उस निर्दयी को दया नहीं आ रही थी। आरिफ का दिल चाह रहा था कि सूरज को इसी तरह लात और घूंसों से इतना मारे कि सारी पैसों की अकड़ निकल जाए। उधर दिया डर से कांप रही थी। सांप जैसे जैसे फुंकारता, दिया वैसे वैसे पूरा का पूरा हिल जा रही थी। पसीने से लथपथ दिया को आरिफ के होने का एहसास हो चुका था। उसने तिरछी नजरों से खिड़की की तरफ देखा और आरिफ को खिड़की पर देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। आरिफ ने बेचैनी में खिड़की का पूरा जाल हिला डाला था, पर उसको निकालना इतना आसान नहीं था। उधर पूतन ने किसी सपेरे को बुलवाने के लिए चारों दिशाओं में अपने आदमी दौड़ा दिए थे। आरिफ ने दिया को हल्के से आवाज लगाई, दिया तुम मुझे सुन रही हो ना? यू आर अ ब्रेव गर्ल। तुम इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को फेस कर सकती हो, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। दिया, तुम सुन रही हो ना? दिया फूट फूट कर रोती जा रही थी और आरिफ की बात पर सिर लड़ाती जा रही थी। अब मेरी बात पर ध्यान दो, बिल्कुल शांत खड़ी हो जाओ, कोई मूवमेंट मत करना, हिलना भी मत। मैं गेट तोड़कर अंदर आ रहा हूँ, ट्रस्ट मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा है ना? दिया ने गर्दन हाँ में हिला दी और रुलाई को जैसे तैसे कंट्रोल किया। आरिफ दौड़ता हुआ पूतन के पास पहुंचा। अंकल, सूरज से बोलिए बंद करिए उसको मारना और मेरे साथ आए, हमें ये दरवाजा तोड़ना होगा, अभी का अभी। जल्दी चलिए। ठीक है बेटा। सूरज बालक, जाओ। आरिफ के साथ चली। दरवाजे पर बहुत तेज कई बार मारा तो दरवाजे की कुंडी टूट गई थी। आरिफ ने सामने लगे भारी पर्दे को खींचकर तोड़ डाला और इतने बीच सांप झटके से मुड़ा और आरिफ की तरफ फुंकारता हुआ तेजी से बढ़ा। दिया चीख कर जमीन पर गिरती चली गई और उसी बीच आरिफ ने उस पर्दे को उस सांप के ऊपर डाल दिया था। इसी बीच एक नौकर किसी सपेरे को भी पकड़ लाया था। उसने झट से उस सांप को काबू में करके अपने पिटारे में डाल लिया। आरिफ ने दौड़ते हुए दिया को उठाया और सीने में भींच कर बाहों में भर लिया। अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। दिया, उठो, सब ठीक है। दिया का गला सूख रहा था। पानी का गिलास उठाकर रोशनी ने जल्दी से आरिफ को पकड़ाया और दिया ने पानी पीकर वापस आरिफ की बाहों में समा गई। अभी भी सिसकती सी दिया बेहद घबराई हुई थी। सांप को देखकर सपेरा बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। ये सांप यहाँ किस तरह से आ गया? ये बेहद खतरनाक सांप है। ये तो मिलता ही नहीं जल्दी, किसी सपेरे के पास भी नहीं मिलता ये जल्दी। और तो और पूरा जंगली सांप है, इसका तो जहरीला दांत तक नहीं टूटा है। वो तो बीबी जी की बहुत भाग्यशाली हैं। भोलेनाथ जी की असीम अनुकंपा है इन पर, जो इतनी देर ये सांप अंदर ही था और इसने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और भला हो आपके दामाद का, जिसने इस सांप के ऊपर ये कपड़ा डाल दिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। पूतन एक बार फिर आरिफ से बहुत खुश हो चुका था। अपने फैसले पर बहुत गर्व महसूस हुआ उसे। किसी ने इस बात को ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की थी कि आखिर वो सांप यहाँ आया कहाँ से था। सबके लिए बस यही बहुत था कि दिया बच गई थी। अब सब रात को होने वाले फंक्शन की तैयारियों में मशगूल होने लगे थे, पर आरिफ की नजर उस खिड़की के पास पड़े बैग पर गई। उसने वो बैग तुरंत उठाया, फोन खोला और शमिता के हाथ में पकड़े उस बैग से उसको मैच किया। दोनों बिल्कुल वही थे। वाह शमिता, वाह, तुम खुद को काफी चालाक समझती हो, पर उतनी भी चालाक हो नहीं जितना समझती हो खुद को। सबूत खुद ही दे गई। बस अब शील को क्या पता चला है, ये और पता चल जाए, फिर पूरे एक हफ्ते बाद रोशनी की सगाई के दिन तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम ये सब क्यों कर रही हो? इतनी नफरत? तुम्हारी हरकतें बता रही हैं कि इस पूतन अग्निहोत्री ने तुमसे भी तुम्हारा कुछ बहुत अपना छीना है, पर तुमने गलत रास्ता चुन लिया है और तुम्हारे रास्ते में मैं आ रहा हूँ।
और मैं दिया की जान को कुछ नहीं होने दूंगा। दिया अभी भी सहमी बैठी थी, आरिफ को अपने पास से हिलने भी नहीं दे रही थी कि शील का फोन आने लगा। दिया, मेरा हाथ छोड़ो, बस मैं 2 मिनट में अभी आता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाइए। कहीं वो सांप फिर से आ गया तो? नहीं आएगा, कोई सांप होगा तो आएगा ना। सब चेक करवा लिया है, अब सब साफ है, डोंट वरी। अब तुम फाइनली तैयार हो जाओ, मैं अभी आया। बड़ी मुश्किलों से दिया को समझा बुझा कर आरिफ बाहर तक आया। आरिफ ने शील का कॉल उठाया। हेलो। हाँ हेलो आरिफ, ये शमीता जिससे मिल रही है, उसके नाम को तुम्हें बताया तो तुम बिलीव नहीं करोगे। पुराना दुश्मन है जो अब दोस्त बनकर अपना बनने जा रहा है। कौन? आरिफ को लगा जैसे वो उस पर ताना मार रहा हो। तिवारी। तिवारी आया है। शमीता ने पैसे लिए हैं उससे, वो भी बहुत सारे पैसे। मगर क्यों, किस लिए? नहीं पता चल पा रहा है इतनी दूर से। इसके लिए मुझे पास जाना होगा। शील ने बताया तो आरिफ को चिंता हो आई थी उसकी भी। नहीं शील, रहने दो, वो लोग काफी खतरनाक है, तुम अकेले उनके करीब मत जाओ। तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं भी आ रहा हूँ अभी। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं आरिफ, तुम्हारी जरूरत अभी वहां है। और रही बात जान की, तो उसकी परवाह है मुझे, मुझे कुछ नहीं होगा। पर रोशनी को इस दरिंदे के चुंगल से बचाने का ये सुनहरा मौका मैं अपने हाथ से नहीं गवा सकता। तुम चिंता मत करो। ये बनारस का काफी आउटर है, एक पुराना सा मकान, मैं अब अंदर जा रहा हूँ। इन सब चीजों की रिकॉर्डिंग करना बहुत जरूरी है। ये टाइम निकल गया तो सब हाथ से निकल जाएगा। मैं जा रहा हूँ आरिफ, मिलते हैं बहुत जल्द। शील सुनो तो। शील, हेलो। हेलो शील। फोन बंद हो चुका था। साथ ही आरिफ को काफी चिंता हो आई थी शील की। शील उन सब के पीछे अंदर घुस गया था। किसी तरह छुपते छुपाते वो अंदर की तरफ बढ़े जा रहा था। अंदर शमीता और तिवारी के साथ सौरभ तिवारी और कई एक गुंडे भी थे। उनकी बातें सुन सके और थोड़ा क्लियर रिकॉर्डिंग कर सके, उसके लिए शील ने उसी कमरे के पीछे लगे एक स्टोर नुमा कमरे में खुद को छुपा लिया था और उसी में लगी बंद और टूटी फूटी खिड़की के जरिए फोन को किसी तरह सेट करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। जब सारी बातें हो चुकी थी तो अचानक ही एक कबूतर काफी तेजी से उस कमरे में उड़ा और जिस वजह से शील के हाथ से मोबाइल गिर गया था, जिसकी आवाज बराबर में सबने सुनी। लगता है उस कमरे में कोई है, तिवारी चिल्लाया। ओ कालिया, जाकर देख कौन है। कौन है जो अपनी जान प्यारी नहीं है जिसे? शील घबरा उठा था, उसने फटाफट फोन उठाया और जैसे ही भागने को हुआ, एक गुंडे ने उसको देख लिया था। वो चिल्लाने लगा, ये आदमी, ये फोन में कुछ कर रहा था यहाँ। तिवारी और शमीता एकदम घबरा उठे। अब एक कौन है साला? शमीता ने देखा तो उसको लगा उसकी जान निकल जाएगी। ये तो शील है, सूरज का दोस्त और रोशनी का प्रेमी। इसको जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। ये बचेगा तो सब मरेंगे। पकड़ो इसको जल्दी। शील ने आओ देखा न ताव, पास पड़े रेत के ढेर से ढेरों रेत मुट्ठी के भरी और 2-3 बार सबकी आंखों में झोंक दी थी। अरे अरे, अबे क्या कर रहा है? सब अपनी आंखें मिचमिचाते हुए यहाँ वहां हाथ मार रहे थे। बहुत ही सावधानी से शील ने फोन को अंदर रखा और बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मगर लगभग सभी गुंडे और तिवारी शील के पीछे लग चुके थे। आखिर दौड़ते हुए शील एक खाली मैदान में बने एक बंद पड़े प्राथमिक स्कूल में घुस गया था और एक क्लास में घुसकर वो सारे सबूतों को आरिफ के आईडी पर मेल करने की कोशिश कर रहा था। पर नेटवर्क के चलते मेल गई थी या नहीं गई थी, ये शील कंफर्म भी नहीं कर पाया था कि वो लोग वहां पहुंच चुके थे। और जल्दबाजी में फोन को वहां बनी टॉयलेट के खाली सिस्टम में डालकर उसने वहां से दौड़ लगा दी थी। वो रहा साला, गोली मार दो साले को, बचने ना पाए। शील अब भागते भागते हाँप रहा था और एक पुल के ऊपर उसको आसान था मारना। नीचे गंगा अपने तेज बहाव में बह रही थी। आखिर खुद को बचाने के लिए शील ने ऊपर पुल से छलांग लगा दी थी। इतनी ऊपर से गिरकर वो सीधा तलहटी पर होकर आया था, पर वापस ऊपर आकर वो डूबने लगा। ये नजारा ऊपर से शमीता और तिवारी ने देखा। इसको देखकर लग रहा है कि इसको तैरना नहीं आता है। गोलियां चलाओ ऊपर से, शमीता ने बेरहमी से कहा। गोलियों की बरसात हो रही थी और शील बार बार हाथ पांव फेंक रहा था। आखिर धीरे धीरे वो शांत हो चुका था। पानी में हलचल बंद हो गई थी। शील अब कहीं भी नहीं दिख रहा था। लगता है डूब गया। चलो, पानी में कूदा है तो फोन तो खराब हो चुका होगा। सारा किस्सा खत्म। पर ये बहुत ही गलत हुआ था कि इसने हमारा पीछा कर लिया। अब मैं निकलती हूँ कानपुर के लिए। मुझे जो लेना है वो लेकर आती हूँ।
अब सीधे मुलाकात होगी उस दिन जिस दिन रोशनी की किस्मत फूटेगी, जब वो तुम्हारी सगाई की अंगूठी पहनेगी और सूरज मुझसे शादी करेगा। सबको बर्बाद कर देंगे। और वो अग्निहोत्री का सोचता है। इतने दिन उसने मुझे बहुत नीचा दिखाया है, अब मेरी बारी है। उसको क्या लग रहा है मेरे बेटों पर हाथ उठवा कर और जगह जगह मेरी बेइज्जती करके मैं उसका दोस्त बन जाऊंगा? ना ना अग्निहोत्री बबुआ ना, मूर्ख हो तुम, जो अपनी लड़की को ही बलि का बकरा बना दिया। तिवारी खिसिया कर बोल रहा था। फिर तीनों हंसने लगते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। उधर फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, पर दिया के साथ हुए हादसे से रोशनी का और उसकी मम्मी का दिल अभी भी दहला हुआ था। इसके अलावा रोशनी को आज बहुत घबराहट हो रही थी। उसका दिल बार बार डर सा जा रहा था। शील को छुप कर एक दो बार कॉल लगा चुकी थी, फोन पिक ही नहीं हो रहा था। और आरिफ का भी यही हाल था, वो भी लगातार फोन मिला रहा था। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि थोड़ी देर बाद फोन ऑफ हो चुका था। फंक्शन में पूतन अब आरिफ को सबसे मिलवा रहा था। तिवारी भी इस सारे कांड के बाद वहीं आ चुका था। आरिफ का दिल चाह रहा था कि उसका गिरेबान पकड़कर पूछे कि बोल कहाँ है शील, क्या किया तुमने उसके साथ, पर वो चुप ही रहा। उधर दिया की हालत भी बहुत खराब थी। वो उस वाक्य को अभी तक नहीं भूल पा रही थी। किसी तरह फंक्शन निपटा दिया। आरिफ का बाजू किसी बच्चे की तरह थामे उस गेस्ट हाउस में घुसी। जरा सी सरसराहट से भी वो खौफजदा हो जा रही थी। बड़ी मुश्किलों से आरिफ ने उसको कपड़े बदलने को राजी किया। सुनो, ये कपड़े चेंज करो और आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं, हम इसी तरह ठीक है। बिस्तर पर घुटनों तक पैर मोड़ कर बैठी दिया ने जमीन में घूरते हुए बोला तो आरिफ को वो किसी मासूम सी घबराई बच्ची की तरह लग रही थी। नहीं, ऐसे ठीक नहीं है, वो सांप चला गया है और तुम ठीक हो। अब जाओ और कपड़े चेंज करो, ये हैवी जेवरात ये सब उतारो, मैं हूं ना। दिया ने बड़ी बड़ी आंखों से आरिफ को पलके झपका झपका कर देखा। अच्छा, आप हो तो ठीक है। आरिफ पल भर को उसकी आंखों में उलझा और फिर नजरें हटा ली। अब जाओ भी। दिया हल्के से उठी और शीशे के सामने खड़ी हो गई थी। धीरे धीरे अपने जेवर खुद से अलग करने शुरू किए और नजरें शीशे से होकर उस जगह हो गई आई थी जहां उसने उस सांप को देखा था। एकदम से वो घबरा कर आंखें कसकर बंद कर ली थी और पसीने पसीने हो गई। आरिफ ये सब देख रहा था। दिया की इस हालत पर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो उठा और पीछे जाकर खड़ा हो गया। दिया ने आंखें खोली तो अपने पीछे आरिफ को खड़ा पाया। चेंज करो, अब मैं खड़ा हूं यहाँ, तुम घबराओ मत। दिया बाथरूम में गई तो भी किवाड़ की कुंडी नहीं लगाई थी। आरिफ बाहर ही था। बाहर आते ही दिया दौड़ती हुई आई और सीधे बेड पर चढ़ गई। अब आप भी आओ ना, मैं वहां सोऊंगा सोफे पर। आरिफ अपना तकिया उठाने को गया तो दिया ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज प्लीज सो जाओ प्लीज। दिया किसी मासूम सी बच्ची की तरह जिद कर रही थी। आखिर आरिफ उसकी इन अदाओं के आगे लाचार था। वो वहीं बैठ गया था। दिया ने कसकर आरिफ का हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली थी। आरिफ जब भी हाथ निकालने की कोशिश करता वो कसमसा जाती। आखिर आरिफ हार मान चुका था। आरिफ का हाथ पकड़कर सोती हुई दिया को देखकर आरिफ की नजरों के सामने वो सीन आ चुका था जब वो अकेले यहाँ उस सांप के सामने खड़ी बिलख रही थी। तुम्हारी पनाह में कितना सुकून मिल रहा है इसको, पर तब क्या होगा जब तुम्हारी असलियत इसके सामने आएगी? तब क्या ये किसी पर बिलीव कर पाएगी? बोलो आरिफ। उसकी अंतरात्मा चिल्लाकर उससे पूछ रही थी। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, पर अभी जो मैं कर रहा हूँ वही तो हूँ मैं, एक साधारण इंसान जो हंसता है रोता है, जिसको दुख तकलीफ और खुशी होती है और जिसको प्यार है बेइंतहा। इश्क इश्क से भी बढ़कर अगर कुछ होता है तो वो है मुझे दिया से। पर मैं मजबूर हूँ हालात के आगे। आगे के बारे में सोच कर ही मैं अपने जज्बात मारता आया हूँ और इसको हर्ट करता आया हूँ। पर नतीजा क्या निकला? मैं खुद को दिया का होने से नहीं रोक पाया मैं। वो शादी करना चाहती थी मुझसे, पर सच तो ये है कि मैं अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा एक एक एहसास तुम्हारे साथ बांटना चाहता था। सोती हुई दिया के बालों को सहलाया आरिफ ने और उसके हाथ पर अपने गर्म होठों की प्यार की चाशनी में डूबी मुहर लगा दी। हे भगवान, अब तुम ही रास्ता दिखाओ। बैठ के क्राउन में सिर टिका लिया था आरिफ ने। आंखें बंद की तो दिया का शर्माता सा चेहरा नजर आ रहा था। ये इश्क भी ना जाने क्या कैसा सैलाब है, जब उमड़ता है तो इंसान को सूखे तिनके की तरह बहाता चला जाता है। कितना भी हवाओं के साथ रुख मिलाना चाहो
पर धीरे धीरे खुद के वजूद को इश्क में फना कर देता है इंसान। मेरी मोहब्बत नहीं, हाँ शायद हमारी मोहब्बत रूहानी है। कभी ऐसा चांद भी निकलेगा जिसकी चांदनी में नहाकर हम हमारा आसमान बनाएंगे, जिसमें चांद भी हमारा होगा और सितारे भी। दिया को एक नजर देखा और ख्यालों को झटक कर हकीकत से रूबरू हुआ आरिफ। बेड पर लेटे लेटे उसके कानों में शील के शब्द गूंज रहे थे कि वो जल्द मिलेगा उससे, पर उसका कोई फोन नहीं आया था। रिया ने आरिफ का हाथ इतना कसकर थामा हुआ था कि वो चार्ज होते फोन को भी नहीं उठा पा रहा था। वैसे भी सुबह के 4 बजने वाले थे। उजाला होते ही वो शील को ढूंढने निकलेगा। ये सोचते सोचते जाने कब वो धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने लगा। आखिर क्या हुआ शील के साथ? क्या मेल पहुंच पाएगी आरिफ तक? और शमिता क्या खरीदने कानपुर जा रही है? जानेंगे अगले पार्ट में। कहानी अभी जारी है दोस्तों। कहानी का 13वां भाग पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में।